तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। तो देखिए, मिडिल ईस्ट ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक प्लेग्राउंड बना हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो भाई शीत युद्ध के दौरान तो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में यहाँ पर बैटल ग्राउंड बना हुआ था। ये उनके बीच में यहाँ पर जंग चलती थी। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, तो उसके बाद यूएसएसआर तो यहाँ से हट गया, लेकिन अमेरिका यहाँ पर बना रहा। और अमेरिका के दम पर ही यहाँ पर ईरान और सऊदी अरब के बीच में यहाँ पर खींचतान देखने को मिली। क्योंकि देखा जाए तो ईरान जहाँ पर शिया मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था, तो वहीं पर ही जो सऊदी अरब है वो सुन्नी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे देशों में क्रांति हो गई, या फिर बहुत सारे देश यहाँ पर बर्बाद हो गए, जैसे कि यमन, लीबिया, सीरिया और भी बहुत सारे देश यहाँ पर बर्बाद हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो थे, लेकिन 2016 में कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद इन दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं वो टूट गए। लेकिन अब 7 सालों के बाद यहाँ पर चाइना की मदद से दोनों देश एक बार फिर से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर कर लिया है। और इस चीज़ से ना सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट की बल्कि पूरी दुनिया की जो डायनामिक्स है वो पूरी की पूरी बदल चुकी है। और इससे आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारे जो वॉर है उनका शायद यहाँ पर अंत हो जाए। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये क्या हुआ है, इसके किस किस के यहाँ पर क्या क्या इंटरेस्ट थे, और यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक रिलेशन रिस्टोर हुए हैं उससे यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर के बाद से ही और शीत युद्ध के ज़माने से ही मिडिल ईस्ट एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। पहले यूएसए और यूएसएसआर के बीच मिडिल ईस्ट एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ था, जिसमें कई देश यूएसए के साथ अलाइन हो गए तो कई देश यूएसएसआर के साथ अलाइन हो गए। लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया यूएसएसआर के हेरिटेज को आगे बढ़ा रहा था, और यहाँ पर अमेरिका और रशिया के बीच पावर गेम देखने को मिल रही थी। खैर, ये तो पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में डायनामिक्स बदलते हैं वो किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे रीजन में बदलते नहीं हैं। और यहाँ की जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वो चल रही थी वो सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रही थी। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही देश मुस्लिम देश हैं, लेकिन इस्लाम की अलग अलग ब्रांचों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सुन्नी मुस्लिम को सऊदी अरब रिप्रेजेंट करता है, तो शिया मुस्लिम को ईरान रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों इस्लामिक ब्रांच की वजह से ये दोनों देश विचारधारा के मामले में तो अलग है ही, लेकिन साथ ही इनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी अलग अलग हैं। तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दोनों देश आपस में दुश्मनी रखते हैं और साथ ही इस्लामिक दुनिया में अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। और इन दोनों देशों के बीच इन्हीं डिफरेंसेस के कारण मिडिल ईस्ट में आपको कई देशों में शांति मिलेगी नहीं, और इसके पीछे के भी कई कारण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान के साथ यहाँ पर आपको इराक दिखाई देगा, लेकिन सऊदी अरब के साथ आपको पूरी अरब वर्ल्ड तो है ही, लेकिन साथ में अमेरिका और वेस्टर्न देश भी सऊदी अरब के साथ ही हैं। और अगर मैं यमन के बारे में बात बताऊं तो यमन में इस समय हूती विद्रोहियों का कब्जा है। यहाँ पर जो सरकार है वो तो सुन्नी अरब है, लेकिन जो हूती विद्रोही है ना वो शिया है। तो यहाँ पर इन डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पर दोनों देश के जो डायनामिक्स हैं वो भी चेंज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्रोही जो है वो शिया होने की वजह से ईरान इनको सपोर्ट करता है, जबकि जो सरकार है वो सुन्नी है। तो सऊदी अरब वो पूरा का जो सुन्नी अरब वर्ल्ड है वो सब यमन की सरकार को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर दो फाड़ है, इस वजह से यहाँ पर यमन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और सऊदी अरब, यूएई और बहुत सारे दूसरे देश मिलकर यहाँ पर यमन की बमबारी करते हैं और उन इलाकों की बमबारी करते हैं जहाँ पर हूती विद्रोही सक्रिय हैं। और इसके अलावा अगर हम सीरिया को देखें तो यहाँ पर सीरिया और यमन के हालात पूरी तरह से उल्टे हैं, क्योंकि देखा जाए तो यमन की जो सरकार है वो सुन्नी है, इस वजह से यहाँ पर सऊदी अरब इनको सपोर्ट करता है। तो वहीं अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया में जो सरकार है वो शिया है, तो यहाँ पर सरकार को ईरान सपोर्ट करता है। और यहाँ पर जो विद्रोही है सीरिया में वो सुन्नी होने की वजह से सऊदी अरब और दूसरे बाकी के जो सुन्नी मुस्लिम देश हैं वो सब सीरिया के जो विद्रोही है उनको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डायनामिक्स चेंज हुए हैं। और जो लेबनान है वहाँ पर आपने हिजबुल्लाह का नाम तो सुना ही होगा, वो शिया मुस्लिम की ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर सुन्नी भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो सुन्नी ब्लॉक है वो सऊदी अरब को सपोर्ट करता है, लेकिन जो शिया मुस्लिम की जो ब्रांच है हिजबुल्लाह वो ईरान को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डायनामिक्स है जिससे दोनों देश हैं वो अपनी प्रॉक्सीज़ की वजह से लड़ते हैं। जहाँ पर विद्रोही है, जो हूती विद्रोही यमन में, वो ईरान की प्रॉक्सी है, लेकिन जो सीरिया में जो विद्रोही है वो सऊदी अरब की प्रॉक्सी है। और लेकिन जो लेबनान में है यहाँ पर तो दोनों देशों की ही प्रॉक्सी है। तो इसी वजह से यहाँ पर सऊदी अरब ईरान के जो रिलेशन है उनकी वजह से जो दूसरे देश है वो बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी 2016 तक तो ईरान और सऊदी अरब के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। लेकिन 2016 में ऐसा कुछ हुआ कि दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो सब खत्म हो गए। दरअसल हुआ यह था कि सऊदी अरब ने 2016 में ईरान के 2 शिया क्लर्जी यानी कि रिलीजियस पर्सन को एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि मार दिया।
और इस चीज़ से ईरान के जो लोग थे वो सऊदी अरब पे भड़क गए कि ऐसे कैसे तुमने मार दिया इन सबको। तो ऐसे में ईरान के जो लोग थे वो सऊदी अरब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। और इतना ही नहीं, ईरान की राजधानी तेहरान में सऊदी अरब की एम्बेसी मौजूद थी, तो यहाँ पर इस एम्बेसी पर भी प्रोटेस्टर ने स्टॉर्म कर दिया। और एम्बेसी ऐसी जगह होती है कि जिस देश में एम्बेसी लोकेटेड होती है ना, उस देश को भी एम्बेसी में जाने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन ईरान इन प्रोटेस्टर्स को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया, जिससे ये जो प्रोटेस्टर्स थे वो एम्बेसी में घुस गए और तोड़फोड़ कर दी। और इस चीज़ से सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि भाई तुमने हमारी एम्बेसी की प्रोटेक्शन ठीक से नहीं की है, तो हम अपने सारे संबंध आपसे ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों देशों के जो जितने भी सारे संबंध थे वो सब के सब खत्म हो गए। और ये अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अब दूसरे देशों में लड़ रहे हैं। और 7 साल हो गए इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो खत्म हुए हुए। लेकिन इन सब को चौंकाते हुए यहाँ पर चाइना की मदद से सऊदी अरब और ईरान एक साथ आ गए हैं और आपस में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनको रिस्टोर कर दिया है। आप देख सकते हैं ईरान सऊदी अरेबिया एग्री टू रिज्यूम टाई विद चाइनाज हेल्प, यानी कि चाइना की मदद से ईरान और सऊदी अरब ने यहाँ पर अपने जो टाइज है उनको रिज्यूम कर दिया है, रिलेशन को रिस्टोर कर दिया। इसी तरह से ईरान और सऊदी अरेबिया एग्री टू रिज्यूम रिलेशन आफ्टर ईयर ऑफ टेंशन, यानी कि कई सालों की टेंशन के बाद ईरान और सऊदी अरब फाइनली यहाँ पर अपने रिलेशन को रिज्यूम कर दिया है, रिस्टोर कर दिया है। और इसी तरह से यहाँ पर डेक्कन हेराल्ड जो इंडिया का है 10 मार्च का आर्टिकल है, ईरान सऊदी अरेबिया एग्री टू रिज्यूम टाई आफ्टर ईयर्स ऑफ टेंशन, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज है उन सब ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है, क्योंकि देखा जाए तो मामला ही कुछ ऐसा है यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच का। आप देख सकते हैं ये रहे वो तस्वीर जहाँ पर ये दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर रिस्टोर कर दिया है अपने रिलेशंस को और चाइना की मदद से। और इसी के साथ यहाँ पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ाता ही जा रहा है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के बाद चाइना की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है पूरी दुनिया की। और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते रहने के लिए चाइना को लगातार एनर्जी चाहिए होती है। और आपको तो पता ही है कि सऊदी अरब ईरान के पास कितनी ज़्यादा गैस है और कितना ज़्यादा क्रूड ऑयल है। और अगर ये दोनों देश आपस में ऐसे ही लड़ते गए तो इससे गैस और क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएंगे, और जो वैसे भी रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और अमेरिका के ऊपर यहाँ पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका जिस देशों में इंटरफेयर करता है उसको बर्बाद कर देता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो या फिर वियतनाम हो। तो अमेरिका का एक काला इतिहास है, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे देशों को बर्बाद कर देता है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए कम होते जा रहे भरोसे का फ़ायदा चीन उठा रहा है, और चीन के संबंध दोनों ही देशों के साथ अच्छे हैं। चाइना ने कभी भी मिडिल ईस्ट में किसी भी वॉर में ना तो हिस्सा लिया है और ना ही सपोर्ट किया है किसी वॉर को। तो चाइना की इमेज मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी गई है। तो अपनी इस इमेज का फ़ायदा चाइना बेहतर तरीके से उठा रहा है। और ये चीज़ ईरान और सऊदी अरब दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान पर लगातार प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। और इन सब प्रतिबंधों की वजह से ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो सारी बर्बाद हो चुकी है। और अभी वहाँ पर हिजाब को लेकर काफ़ी तगड़े प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। तो ऐसे में सऊदी अरब के साथ नॉर्मल हुए रिलेशन से ईरान को एक काफ़ी बड़ी रिलीफ भी मिली है। और इसके अलावा सऊदी अरब के लिए भी ये काफ़ी बेहतर है, क्योंकि देखा जाए तो ईरान सऊदी अरब के लिए काफ़ी बड़ा खतरा था, और साथ ही अमेरिका के ऊपर से भी विश्वास कम हो रहा था। तो ऐसे में अपने सबसे बड़े खतरे को ही खत्म कर देना सऊदी अरब के लिए बेहतर ही है। और यही किया है सऊदी अरब ने ईरान के साथ वापस से रिलेशनशिप को रिस्टोर करने पर। और इन दोनों देशों के इस कदम को अमेरिका और इजराइल के अलावा पूरी दुनिया ही वेलकम कर रही है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से इजराइल यहाँ पर ईरान को ख़त्म कर देना चाहता है और सऊदी अरब से रिश्ते भी कायम करना चाहता है। तो ईरान ने यहाँ पर मौका मारते हुए सऊदी अरब के साथ पहले ही रिलेशन शुरू कर दिए। तो इससे इजराइल और अमेरिका के समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें भाई अब। और यूरोप यहाँ पर इस चीज़ को इसलिए वेलकम कर रहा है कि भाई रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत सारे यूरोपियन देशों में प्रोटेस्टर्स देखने को मिले हैं, सड़कों पर आ गए हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन और नाटो के खिलाफ। तो यहाँ पर अगर इसी तरह से सऊदी अरब ईरान की दुश्मनी चलती रही और मिडिल ईस्ट में भी वॉर हो गया, तो यहाँ तो रशिया से बंद हुआ है, लेकिन जब वॉर होगा ना तो मिडिल ईस्ट से भी सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ऐसे में पूरा का पूरा यूरोप ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस बर्बादी को रोकने के लिए यहाँ पर जो यूरोप है वो सारे के सारे देश यहाँ पर इन दोनों देशों के रिस्टोर हुए रिलेशन को वेलकम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई इन दोनों देशों के रिलेशन शुरू होने से पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट या पूरी दुनिया की जो डायनामिक्स है वो किस हद तक बदल गई है, कितनी ज़्यादा बदल गई है, और जो वॉर चल रहे हैं उनका क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यमन की। तो सऊदी अरब ईरान के बीच में जो रिलेशन है वो रिस्टोर होने से सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच लगातार बातचीत होती जा रही है, और शायद आने वाले समय में यमन वॉर भी जल्दी खत्म हो जाएगा। और यमन वॉर की वजह से ही यूएसए ने सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा हथियार बेचने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। तो लेकिन जब यमन वॉर खत्म होगा तो तब ये रिस्ट्रिक्शन भी हट जाएंगे, क्योंकि देखा जाए जो सऊदी अरब है वो अमेरिका से हथियार खरीदता था और हूती विद्रोहियों के ऊपर मार देता था, जिससे आम लोग भी मर जाते थे।
तो अगर यमन वॉर ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर सारे के सारे रिलेशन रिस्टोर हो जाते हैं और यहाँ पर नॉर्मल सी आती है, तो ये इस चीज़ का फ़ायदा सऊदी अरब उठाएगा और इससे जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है अमेरिका ने सऊदी अरब के ऊपर वो भी ख़त्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा, सऊदी अरब नए नए हथियार खरीदेगा। और इसके अलावा यहाँ पर पहले सऊदी अरब और वेस्टर्न देश सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाना चाहते थे, लेकिन ईरान और रशिया ने ऐसा नहीं होने दिया। तो ऐसे में ये डील होने से, जो डील है रीस्टोर करने की डील, इस डील होने से शायद सीरिया वॉर भी किसी कंक्लूजन पर आ जाए और सीरिया वॉर भी एंड हो जाए। और इस डील के होने पर सीरिया में भी इसे वेलकम किया जा रहा है और बोला है कि भाई इससे पूरे रीजन में एक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, ये तो सीरिया में वक्त आने पर ही पता चलेगा। और इसके अलावा लेबनान में अभी तो काफ़ी बड़ी क्राइसिस आ रखी है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ी है और पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। वहाँ पर कई महीनों से राष्ट्रपति ही नहीं चुना गया है, इलेक्शन हो गए हैं लेकिन अभी तक भी राष्ट्रपति कौन है इसका किसी का कोई नामो निशान नहीं है। बिना राष्ट्रपति के ये देश चल रहा है। और इसके अलावा शिया और सुन्नी के अलग अलग ग्रुप है, वो यहाँ पर अलग अलग लोगों को सपोर्ट करते हैं ये। तो लेबनान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और यहाँ पर डायरेक्ट ईरान और सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है। तो डील होने से शायद लेबनान की जो स्थिति है वो सुधर सकती है और लेबनान में भी स्टेबिलिटी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। और इसके अलावा ये डील होने से मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो पर्शियन गल्फ को पूरी दुनिया से, पूरे दुनिया के समंदर से एक छोटा नैरो रास्ता जोड़ता है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। और ये इलाका ईरान के पास है। तो यहाँ पर कभी ईरान किसी शिप पर अटैक करता था तो कभी कोई दूसरा देश ईरान के शिप पर अटैक करता था। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का टोटल 20% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई किया जाता है, क्योंकि सारा का सारा रास्ता एक ही जगह से जा रहा है। कतर भी यहीं से भेजता है, यूएई भी यहीं से भेजता है, कुवैत भी, इराक भी, खुद ईरान और सऊदी अरब भी यहीं से भेजते हैं, बहरीन भी यहीं से अपना जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो गैस है, वो सब यहीं से सप्लाई किया जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वाटर वे है और ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी एक चौक पॉइंट है। अगर यहाँ पर से दिक्कत आएगी तो इससे पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इससे क्या होगा, क्राइसिस आएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ एनर्जी क्राइसिस तो आएगी। लेकिन डील होने से सऊदी अरब, यूएई और ईरान के बीच अंडरस्टैंडिंग होगी और मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और शायद शिप्स पर होने वाले हमले भी रुक जाएं। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच रिस्टोर हुए संबंधों से इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पॉजिटिव पड़ेगा, जो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि भाई अब ये टाइम टेस्टेड होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इन दोनों देशों के बीच नॉर्मल तो संबंध हो गए हैं, लेकिन थोड़ा समय रुकने के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये ईरान और सऊदी अरब अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा सीरियस है और सिक्योरिटी के लिए कितना ज़्यादा सीरियस है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें हिम्मत मिलती है आगे कंटेंट बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I really appreciate your precious time. God bless you all. Now, signing off.